तो सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं उसमें एडिटोरियल वीकली जो होता है एक सप्ताह का, उसके बारे में क्लास करने जा रहे हैं। मतलब क्या स्टूडेंट, आप लोगों को प्रतिदिन अगर आप एडिटोरियल कहीं से देख पाते थे तो ठीक है। और अगर आप प्रतिदिन के एडिटोरियल देखने की बातों से परेशान है, कोई देखने का कोशिश भी बाय द वे किए हैं और परेशान है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप मेरा इंतजार करें। और प्रत्येक वीक संडे संडे आपको मैं एक वीक का जो भी टॉप एडिटोरियल रहेगा, जो काफ़ी चर्चा में रहा होगा, वो सारा मैं करा दूंगा शॉर्ट स्टोरी के तौर पे। उसका जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जो टीसीएस अभी पूछना चाहता है, वो सारे वोकैब भी मैं करा दूंगा। और उसका प्रैक्टिस भी रहेगा ऑप्शन वाइज। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल तो होगा, साथ ही साथ वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। बुधवार ऑफलाइन सेशन क्लासेस में भी, तो आप लोग क्लास में भी ऑफलाइन ले लेना, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन क्या है कि आप एक बार वीडियो क्लास कर लिए, देख लिए, उसके बाद फिर आप उसको रिवीजन नहीं करोगे, है ना। तो वर्ड वगैरह जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आप रखोगे अपने पास प्रिंट आउट वर्ड, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। और अब अपना हम चेहरा दिखाना बंद करते हैं सबसे पहले, और स्क्रीन शेयर करते हैं जो हमको पढ़ाना है आपको। चलिए सबसे पहले कमेंट कर दीजिए, आपको बढ़िया सा स्क्रीन विजिबल है। 4 लोग ज्वाइंट हैं, कृपया कमेंट कर दें, बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे ऑनलाइन। यस, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आ सकते हैं आप वीडियो में। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा द हिंदी एडिटोरियल, कॉमा है, वोकैब है और करेंट इशूज है, जो 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच के टॉपिक्स को मैंने उठाया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी मैंने सेलेक्ट किया है। और इसका हम लोग क्लास 7:15 से प्लान किए थे, जो 2-3 मिनट लेट से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। देखिए अब ये सेकेंड स्लाइड आपको दिख रहा होगा कि संडे स्पेशल आपको रहना है तो मेरे साथ आप रह सकते हैं। बाकी टाइम आप कहाँ हैं ये आप अपना देखिए, खेलिए, है ना, घर में मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाइए, समथिंग कुछ भी। इसमें आपको सेंटेंस पेपर में मिलेगा क्या कि एडिटोरियल का डिस्कशन मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा। एडिटोरियल वोकैब होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ होंगे। मतलब प्रत्येक दिन का 10-10 क्वेश्चन टॉप जो होता है वो मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। फिर है एडियम्स प्रैक्टिस रहेगा, मतलब कुछ नए एडियम्स जो एग्जाम में आते हैं आपको छूट रहे हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए तो ये वरदान बैच होने वाला है। एसएससी वालों के लिए तो टीचर्स वोकैब के दृष्टिकोण से और करेंट इशू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए करंट एडिटोरियल डिस्कशन जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है, ये उनसे आप पूछ सकते हैं। तो भाई उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में होंगे बैंकिंग स्टूडेंट, उन्हें तो ये वीडियो जरूर आप देखने के लिए बोल दीजिएगा। और सबसे अच्छा है कि ये यूट्यूब पर अपलोड आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल आप स्क्रीन पर देख ही रहोगे, ES अकेडमी जॉब फैक्ट्री। और टेलीग्राम चैनल पे भी यूट्यूब का लिंक रहेगा अभी सर के नोट्स पे। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट किए हैं, आगे भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा 11 अप्रैल का, जिसका हेडिंग है लैंग्वेज नो बार। मतलब कि भाषा प्रयोग पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, खास करके हिंदी हो या कोई भी दूसरे स्टेट की अपनी भाषा हो। अब देखते हैं कि ये टॉपिक आया चर्चा में क्यों और कैसे आया। सबसे पहले हुआ क्या कि देखिए, कोई भी जो स्टेट होता है उसमें उसकी जो राजकीय भाषा है उसको बोलना और हिंदी को बोलना, इन दोनों को अपनाने के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। ये आपका जो मोटा लाइन से वाइट वाला लाइन दिख रहा है, वो बस यही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। चलिए अब हम अपना पैड कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा पैड का जरूरत पड़ेगा। फिर 1 मिनट कुछ डिस्टर्बेंस अगर है।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए समझ गए यहाँ पे इशू क्या हो रहा है। जो ये कनेक्शन होने की वजह से दिक्कत हुआ था, मैंने जो बोर्ड कनेक्ट किया था अभी उससे दिक्कत हुआ था। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, कोई ना। देखिए, तो कहना क्या चाह रहा था कि सबसे पहले डिबेट यहाँ से शुरू हुआ था 11 अप्रैल को, कि लैंग्वेज कहीं न कहीं जो राज्य की भाषा है उसके साथ हिंदी को कंपल्सरी बनाने की बातें कही थी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है? अब जो इन्होंने बातें कही थी कि जो भी हिंदी भाषी नहीं बल्कि अन्य भाषा को बोलने वाले राज्य के लोग हैं, उनको साथ में हिंदी भी बोलनी चाहिए। ये इनका जो डिसीजन था ये बेकार का अननेसेसरी डिसीजन था और ये पूरी तरह से बेकार डिसीजन था। एब्सोल्यूटली यानी कंप्लीटली, है ना? अब देखिए क्या होता है। ठीक है, माना जाए कि आप है जो कि पार्लियामेंटरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी है, उसके आप चेयरमैन हैं। तो कहीं न कहीं आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि भई आपको हिंदी को क्या करना है, प्रमोट करना है ना? स्पीड यानी बढ़ाना होता है। ये चूँकि मैंने इसलिए बोल्ड कर रखा है क्योंकि इससे आपको आगे मीनिंग सेक्शन है। तो आपको पहले से भी पता है तो ठीक है, जो नहीं पता रहेगा वो हम बता भी दिया करेंगे। तो कह रहा है कि ठीक है, मानते हैं कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी के चेयरमैन हैं और आपको हिंदी को प्रमोट करना है। लेकिन कहीं न कहीं आपका जो ये स्टेटमेंट आया कि नॉन हिंदी वाले लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए, इससे आप तो है जो कि बुरे फँस गए हैं, ठीक है? और वो चाहते हैं क्या कि इस भाषा को अन्य लोगों पर क्या किया जाए? इम्पोज़ कर दिया जाए। इम्पोज़ का मतलब आप समझ रहे हैं, थोप दिया जाए, तो ये गलत डिसीज़न है, ठीक है ना? इम्पोज़ का मतलब थोपना, थोपना का मतलब हम लोग इन्फोर्स भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। शुड बी इम्पोज़ इट। हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में आया कि ठीक है, ये हिंदी को प्रमोट करना है तो क्या नॉन हिंदी वालों को थोपना ज़रूरी है, चाहिए? तो मुझे क्या कहना है, नहीं कहना है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, स्टूडेंट ना आप कह सकते हो। तो देखो इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ये लोगों तक होनी चाहिए। क्या भाई? ये लोगों तक होनी चाहिए कि मान लेते हैं कि कोई भी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया का कोई व्यक्ति, ठीक है ना? तो वो सोचेगा कि हमारा कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज होगा वो क्या होना चाहिए। सही बात है। अब भारत में सोचने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है भई। उसके हिसाब से अगर आप बाय द वे बंगाली हो, तो आप बंगाली बोलोगे या हिंदी बोलोगे ये सोचना आपको चाहिए ना, मैं क्यों आपको इम्पोज़ करूँ? अगर वो कहीं न कहीं अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है? और हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी बोल रहे हैं और अंग्रेजी के साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है? तो क्या दिक्कत है भई? ये ग्लोबल लैंग्वेज है, सही तो है ना? अब सेंटर का यहाँ पे कोई काम ही नहीं था। नो बिज़नेस का मतलब नॉट एनी, मतलब कि टास्क और ड्यूटी। यहाँ पर सेंटर का कोई काम ही नहीं था कि वो बेकार में है जो कि अंग्रेजी को छोड़ दें, है ना? अबांडन का मतलब डिसकंटिन्यू, मतलब अंग्रेजी को छोड़ दें और हिंदी को अपनाने की बात उनको सुझाएँ। एकदम सेंटर का ये काम ही नहीं था। तो बेकार यहाँ अमित शाह जी जो हैं वो फँसे हैं या बोले हैं कुछ ऐसा। चलिए, फिर आगे है हाँ, आई एम डन इन दिस केस, मतलब इस केस में जो हुआ है एकदम बेकार का डिसीजन हुआ है। अब देखिए क्या है, चूँकि हम लोग उम्मीद करते हैं क्या भई, कि अमित शाह का जो स्टेटमेंट है, उसको कह लो कि पॉलिटिकली कहीं न कहीं क्या कर दिया जाए, नकार दिया जाए। क्योंकि अगर पॉलिटिकली इसको सपोर्ट मिलता है, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो नॉन हिंदी वाले लोग हैं, वो नाराज़ तो होंगे ही। तो इनकी आलोचना होनी ही चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत दिए हैं। तो कंडेम्न का मतलब हो जाता है आपके पास में क्या? क्रिटिसाइज़ का सेंस। चलिए, आलोचना इसकी होनी ही चाहिए। फिर करा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इस आलोचना को करने के लिए आगे आ गए। सबको पता है यहाँ से चला कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी कौन है भई? एम के स्टालिन है। उन्होंने सीधे-सीधे कहा है, मतलब मिस्टर शाह को लताड़ लगाया है। लैश आउट का मतलब क्या हो रहा है? मतलब इनको लताड़ा है। लताड़ने का मतलब हुआ कि इनको मतलब सीधे-सीधे खरी-खोटी सुनाई है, लताड़ना। तो इनको खरी-खोटी सुनाई है और वो कहा है कि आपको अपनी सिंगल आइडेंटिटी जो है वो बदलनी चाहिए। मतलब क्या है कि आप हमेशा हिंदुत्व का समर्थन करते हैं और हिंदी भाषा का समर्थन करके अंग्रेजी भाषा को डिनाई करने बोल रहे हैं, ये आपको बदलना चाहिए। और मिस्टर स्टॉलिन ने ये भी पॉइंट आउट किया, यहाँ पर इशारा किया है कि कहीं न कहीं इससे क्या होगा कि आप यूनिटी क्रिएट करने की जगह डाइवर्सिटी को ले आइएगा। सही बात है। लोगों को जो भी बोलना है और जिस तरह से बोलना है, जो लैंग्वेज बोलना है, उसके लिए हमें नहीं बीच में आनी चाहिए थी। चलिए, अब मानते हैं कि हमारा देश जो है वो मल्टीकल्चरलिज़्म को फ़ॉलो करता है। मतलब कि अनेक प्रकार के संप्रदायों और संस्कृतियों को फ़ॉलो करता है और हमारी जो पहचान है वो प्लुरलिस्टिक प्रकृति की है, मतलब कि दोहरी तरह से है। मतलब हम एक भारतीय होने के साथ-साथ अपनी संस्कृति के लिए भी तो जाने जाते हैं। ये कहीं न कहीं जो क्वालिटी है वो पॉलिटिकल क्लास को मिक्स अप नहीं करना चाहिए था या पॉलिटिकल क्लास को यहाँ पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। ख़ास करके उन लोगों को तो एकदम नहीं करना चाहिए था, जो कि मतलब अभी पावर में है।
ठीक है। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? अपनाना, मतलब कि इनको ये तरीका तो अपनाना ही नहीं चाहिए था। चलो, अब यहाँ से सारे शब्द हैं जो पीछे आपको मैंने बताए थे, तो इसे आप खुद से देख सकते हो, कोई भी खास वर्ड रहेगा तो ही मैं बताऊंगा। बाकी मैं जहाँ जहाँ पे जो जो बोल्ड था उसको मैं लेकर के चलता आया हूँ। जैसे एडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है, तो सबसे आपको अच्छा वर्ड इसमें लगेगा कि आप इंडोर्स याद करो। स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, तो आप ले आउट फ्रेज याद करो। इम्पोज मतलब थोपना होता है, तो आप लेवी याद करो। वैकल्पिक अल्टरनेटिव का मतलब होता है, तो आप यहाँ पे चॉइस या अनदर लेके जा सकते हो। फिर अबांडन मतलब छोड़ना होता है, तो आप रिलिंक्विश को यहाँ सपोर्ट करना, इसको जरूर याद करना। लिटरली का मतलब होता है कि जिसका रिलेशन लिटरेचर से हो, लिटररी है ना, शैक्षणिक का सेंस होगा। कंफ्यूजन के ऑप्शन में एजुकेशनल वगैरह रहेगा तो नहीं देना। एडवांटेज सबको पता ही है कि बेनिफिट होता है। बिफिटिंग का मतलब एप्रोप्रिएट होगा, सुटेबल होगा। कंडेम्ड का मतलब आलोचना करना होता है, तो सेंसियोर याद करना। डिनाउंस भी याद रख सकते हो। नर्चर का मतलब पालन पोषण करना होता है, तो यहाँ पे सारे फ्रेजल वर्ब लिख दिए गए हैं आपको। ब्रिंग अप, टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर। बाकी तो आप नर्चर नरिश भी मेंशन कर सकते हो। एब्सोल्युटली मैंने समझाया ही था कि संपूर्ण रूप से होता है, कंप्लीटली होता है कि ये कंप्लीटली अननेसेसरी डिसीजन था इनका। इंप्रेशन यानी छाप होता है, तो सबको पता ही है, इम्पैक्ट कर सकते हो यहाँ पे। एग्जैक्ट एग्जाम में टीचर से पूछेगा आपसे। कॉल फॉर हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो जरूरी है वो जरूरी चीजों को मांगना, है ना। मेक समथिंग नेसेसरी मतलब जरूरत समझाना कि मुझे ये चाहिए। कंफर्टेबल सबको पता ही है कि आरामदायक होता है, तो आप स्लॉची याद करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा टफ है। ओवरलुक का मतलब नजरअंदाज करना होता है, तो डिस्रिगार्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है ना। गिव अवे यूज करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबके सामने लाना। गिव मतलब देना, अवे मतलब दूर, मतलब किसी आदमी की बात को किसी दूसरे आदमी के सामने लेके आना। रिवील द ट्रू आइडेंटिटी, सही बात को सामने लाना। कीप इन माइंड सबको पता है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये उनका काम क्या है, क्या काम नहीं है। अभर्सन का मतलब सबको पता है, नापसंद होता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश का जो फॉन्ट होता है वो हम लोग का मोबाइल में कई बार सपोर्ट नहीं करता है। तो अभर्सन का मतलब नापसंद होता है, तो नापसंद का मतलब आपको हाइड्रेड याद रखना चाहिए। एवरेंस याद रखा होगा तो बहुत अच्छा। लैस आउट मैंने बोला ही था कि भाई लताड़ना, हिट करना, मुक्का मारने का सेंस। और फॉलो अप का मतलब तो परस्यू याद रख ही सकते हो, अनुसरण करना। चलो कमेंट करना शुरू करोगे आप सब जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हो। इडियम फ्रेज, ओडब्ल्यूएस, साइनो एंटो कुछ भी मिल सकता है आपको। गिव अवे का मतलब होता है क्या करना, किसी की पहचान को सामने लाना। यहाँ से आपको मन लगेगा। चलिए, क्या हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। देखिए कुछ सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उतना देर में दीजिएगा तो दीजिए। बताइए कि आपके जो ये अमित शाह थे, उनको वहाँ के स्टॉलिन साहब ने लताड़ लगाई थी। चलिए क्या होगा आपके पास में, किक आउट। ठीक है, चलो लताड़ना। टू फॉलो अप का मतलब अभी बताया था मैंने लास्ट वर्ड के तौर पे नीचे में, फॉलो अप, अनुसरण करना। जैसे अपने सपनों को फॉलो करना, परस्यू योर ड्रीम्स, है ना। क्या बोलते हैं भाई, परस्यू योर ड्रीम्स, कि अपने सपनों को देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश में लगे रहिए। चलिए साइन ऑफ देना है क्वायर का, सबको पता तो होगा, लेकिन यहाँ पे अडेप्ट का फैमिली लिख दिया है थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए आपको। देखो अक्वायर यानी हासिल करना, एडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है, तो आंसर एक करना। अडेप्ट का मतलब एडजस्ट होता है, और इडेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर किसी वजह से अच्छा हो, परफेक्ट हो, किसी प्रोफेशन के लिए सुटेबल होता है। आंसर एक हो जाएगा। चलिए नर्चर का सिनोनिमस यहाँ पे सब का सब होगा। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, ब्रिंग अप, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर देना। चलो इसका आंसर बताओ। कंसर्निंग द राइटिंग स्टडी और कंटेंट ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर से संबंधित है, तो मैंने बोला था कि आपको कंफ्यूजन के लिए एजुकेशनल देगा, तो आप एजुकेशनल मत देना। क्या दोगे, डी करोगे, लिटरली, है ना। लिटरेचर से रिलेटेड है तो क्या करोगे, लिटरली, बिल्कुल। देखो पेरीफेरल का मतलब कह सकते हो जो बाहर बाहर होता है, आउटर का। चलिए सातवां बताओ, अभर्सन का हिंदी नापसंद होता है, उल्टा बोलो जल्दी से। अभर्सन का हिंदी नापसंद होता है, उल्टा क्या बोलोगे। चलो इतना देर करोगे तो आंसर मेरे को पता है, मैं तो जल्दी टिक आउट कर दूंगा। चलो आप लोग का आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही है, लाइकिंग। बाकी ये तीनों यहाँ पे साइनोनिमस का काम कर रहा है। ये फर्स्ट थ्री आपके पास में क्या है, साइनोनिमस है। चलिए आठवां पढ़ आपके पास एबांडन का डेस्क पूछ रहा था कि एंटो बताओ। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, यानी आप ही बताओ। एंटोनिमस ऑफ एबांडन यानी त्यागना, त्यागने के सेंस में क्या रखोगे। चलो एंटो पूछ रहा है, ये ध्यान देना, क्या होगा, कंटिन्यू।
क्योंकि हम डिसकंटिन्यू जानते हैं साइनो, तो डेजर्ट लीव रिलिंक्विश पे हम लोग क्या पढ़े थे, साइनो पढ़े थे। चलो, कंडेम्ड का हिंदी आलोचना करना होता है, साइनो पूछ रहा है, आंसर बताओ। चलो, सबका सब सही है, ध्यान से गौर से देखो। क्रिटिसाइज, सेंस्योर, डिनाउंस, यानी ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, वेरी इजी, प्लीजी, प्लीजेंट, बस इतने से बन जाएगा। जो चीज बहुत ही आसान होती है। कंफर्टेबल नहीं मिल रहा तो शॉर्ट में देखो ना, कुछ होगा। कंफर्टेबल नहीं मिल रहा है लेकिन शॉर्ट में कुछ तो होगा। चलो, बिल्कुल सही। क्या होगा आंसर, कंफी। कंफर्टेबल का शॉर्ट। देखो, कोजी का मतलब भी वही होता है, इजी होता है। स्लॉपी का मतलब हम लोग फिसलनदार जानते हैं, और डैंडी का मतलब होता है कलरफुल। नहीं, कोई बहुत ही भड़कीला कपड़ा वगैरह पहन लेता है तो उसको बोलते हैं कि आपने कैसे कपड़े पहन लिए यार, ये तो डीजे वाले, बजाने वाले हो गए आप। तो ये था 11 तारीख का जो था वो। अब चलिए नेक्स्ट डेट का देखते हैं। चलिए, स्टूडेंट आप देख रहे होंगे 14 अप्रैल का जो टॉपिक था उसका टॉपिक नेम था अलार्म बेल्स ऑन द नीड टू टेम इन्फ्लेशन। मतलब जो कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं, ये जो राइजिंग प्राइस की बातें हो रही हैं, इस राइजिंग प्राइस के बारे में ये टॉपिक है कि इतनी तेजी से जो कीमतें बढ़ रही हैं तो इसको हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है ना, इसको बैलेंस कैसे करें। और इसकी वजह से जो हमारे देश में हाल है, प्रोडक्ट वगैरह कौन सा महंगा हो गया है, किस वजह से ये चीजें हुई हैं, ये सब यहाँ एनालिसिस करेंगे। तो पहले टॉपिक नेम था कि अब खतरे की घंटी बज गई है। अब जरूरत है कि हम मंदी को थोड़ा सा अपने अनुकूल करें। टेम का मतलब यहाँ पे टू टेम का मतलब क्या हो रहा है, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, यानी इन्फ्लेशन को हम अपने ढंग से एडजस्ट करें। तो करा कि इन्फ्लेशन को निश्चित रूप से एडजस्ट करने की जरूरत है, इससे पहले कि ये हमारे ग्रोथ और कंजप्शन दोनों को क्या करते हैं, डैम्पेन। डैम्पेन का मतलब होता है डिस्करेज। इससे पहले कि हमारे ग्रोथ को और हमारे उपभोग दोनों को बैलेंस कर ले, इसके पहले हमें इसे क्या करना है, एडजस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है ये सबसे ज्यादा अभी प्रायोरिटी में चल रहा है, और ये हमारे ग्रोथ पर भारी है। मतलब इन्फ्लेशन जो है उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, और हमारा जो ग्रोथ है उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। अब ऑफिशियली देखा जाए तो जो डाटा इन्होंने दिया है रिटेल इन्फ्लेशन का, उसमें इन्होंने डिस्क्विटिंगली, डिस्क्विटिंगली का मतलब हो गया, देखो, क्वाइटिंगली का मतलब होता है आपके पास में क्या, शांति से। डिस्क्वाइटिंगली का मतलब होता है थोड़ा सा हड़बड़ा करके, ठीक है ना, डरावना सा, डराते हुए। क्या बोलेंगे, डराते हुए। इन्होंने जो डाटा दिया है वो थोड़ा सा डराते हुए एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कि बहुत ही डरावने ढंग से बढ़ता जा रहा है। और देखने को मिल रहा है कि 6.95% का इन्फ्लेशन आपको मार्च में रिकॉर्ड किया गया। अब जो ये पेस ऑफ रेजलेशन से ये प्राइस बढ़ रही है तेजी से, उससे कहीं ना कहीं आपका जो है ऑफ गार्ड, ऑफ गार्ड का मतलब हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल। ऑफ गार्ड का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल। जो हमारा सिस्टम है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, उधर लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको यहाँ पे देख के चलना है। फिर से एक बार समझिए सीन क्या है, भाड़ी द सीन। इन्फ्लेशन का आरबीआई का जो स्टेटमेंट है वो सीन क्या है, तो हुआ ये है कि पिछले मार्च का जो इन्फ्लेशन रेट मेजरमेंट किया गया तो वो 6.95% आया है। ये तो ठीक हो गया, इकोनॉमिक्स पॉइंट हो गया, जीके पॉइंट हो गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी बताया है कि इनका कहना है कि जिस तरह से तेज गति से कीमतें बढ़ रही हैं, उससे क्या होगा कि मंदी का स्तर दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारा ग्रोथ जो है वो नीचे चला जाएगा। अब देखिए, आप सर्च का मतलब बढ़ोतरी होता है, क्या होता है, बढ़ोतरी। चलो, मेरी आवाज के अलावा कुछ आवाजें अगर सुनाई पड़ रही हो तो इग्नोर करना। अब करा है कि जो अपसर्ज यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है, वो कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस के कारण चर्चा में आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको खाने पीने की चीजें हों या पेय पदार्थों की बात करिए, इन सभी में आपको देखने को मिल सकता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो पहले आंकड़ा था उसमें 46% है, जो कि क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है शायद। देखो, इकोनॉमिक्स है, चीजें कम समझ में आती हैं तो ज्यादा समझने का कोशिश भी नहीं करना है। अब जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, प्राइस इंक्रीज की जो बात कर रहे हो, इसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूक्रेन और रूस का युद्ध है, तो बार मैटर करता है। तो कह रहा था कि आपको पता होगा कि यूक्रेन का जो युद्ध था उसने कहीं ना कहीं आपका जो सनफ्लावर ऑयल और कुछ और जो खाने पीने के जो चीजें से ऑयल इंपोर्ट करते थे हम, उनका जो विकल्प है अब उन पर हम लोगों को रखना पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि बाय द वे सनफ्लावर यूक्रेन से आता था। आपको पता है यूक्रेन के बारे में हमने प्रैक्टिस बैच के बच्चों को भी बताया था कि ये फोर्थ कंट्री है
जो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, क्या इम्पोर्ट, वही तो फूड मटेरियल, मतलब कि वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, सोचिए। और इसका रीजन है कि ये जो कंट्री आपका है, ये कंट्री आपका है तो ऐसे है कि दो साइड से ये सी से घिरा हुआ है, एक साइड लैंडलॉक है ना, एक साइड लैंडलॉक है, और एक साइड पहाड़ है, क्या है भाई, माउंटेन है। अब इतना अनुकूल इसका ज्योग्राफिकल फीचर है कि यहाँ पे लगभग बहुत सारी फसलें होती हैं, और कृषि के लिए यहाँ पर जलवायु बहुत अनुकूल माना जाता है। तो सोच लो कि फसल तो अच्छी खासी होती होगी इसके यहाँ। तो कहीं ना कहीं युद्ध जब छिड़ा है रूस के साथ में, तो हुआ क्या कि इसका एक्सपोर्ट बंद हो गया हम लोगों के साथ में। और इस वजह से जो सनफ्लावर वगैरह यहाँ से आता था, जिसका कीमत बैलेंस हो जाता था तेल का भारत में, अब वो आ नहीं रहा है। तो अब सनफ्लावर की जगह हम दूसरे तेल के विकल्पों पर ही निर्भर हैं, और उनका खपत ज्यादा हो गया, क्योंकि विकल्प रहा नहीं हमारे पास, तो कीमतें तो बढ़ेंगी, स्टॉक में कम चीजें हैं, खपत ज्यादा है। तो वही करा, दिस इज वन फोर्थ आइटम दैट हैज बीन विटनेसिंग प्रोट्रैक्टेड प्राइस रेस। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग। क्या होता है भाई, लॉन्ग, मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो लंबे समय तक आपको तेल जो खाने वाला है किचन का, वो लंबे समय तक महंगा खरीदना पड़ेगा। चलो, तो अल्टरनेटिव मतलब विकल्प होता है, आपको पता ही है। डिसरप्ट का मतलब वही होता है कि किसी चीज को गलत ढंग से प्रभावित करना। अब आगे की कहानी सुनो। अपकमिंग ट्रेजेडी क्या है भाई, ये तो यूक्रेन युद्ध की बात प्रेजेंट में है ना, आने वाले समय में क्या सिचुएशन सही होगा या और खराब होगा। तो कह रहे थे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का प्रयास है क्या करने का, कि वो मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेटेड को या इनसे रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड मुद्दों को क्या करे, समझे। एड्रेस का मतलब समझे, ये चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन इसका प्रयास जो है वो पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। प्रोएक्टिवली का मतलब होता है पहले से तैयार, मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि पहले से वो तैयार हो जाए, और आने से वाले समय में कोई भी चीज का जो कीमत वृद्धि वगैरह की जो बातें हैं, उसके लिए वो सही ढंग से काम करे। अब देखिए, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी यहाँ पे पॉइंट आउट है, उन्होंने कहा है कि बाहर का जो इम्पैक्ट है वो साफ दिख रहा है। फ्लैग्ड का मतलब क्या हो गया, साफ दिख रहा है। क्या चीज पर, तो फीड कॉस्ट पे। और उन्होंने ये चेताया है कि ग्लोबल ढंग से देखा जाए, यानी कि वैश्विक स्तर से भी देखा जाए, तो विश्व से और भी देशों से शॉर्टेज होने वाला है, मतलब कि खाने पीने की चीजों का। और इसी की वजह से हो सकता है कि आपके पोल्ट्री, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब के जो प्राइसेस हैं, इसको और प्रभावित करेगा ये। मतलब यूक्रेन का और कंट्री से भी होगा, और हम वहां से बाय द वे भी मंगाते होंगे, तो उन कंट्री को भी यूक्रेन अगर सप्लाई नहीं कर पा रहा होगा, तो फिर वहां से की चीजें नहीं आएंगी, और इसका इफेक्ट पड़ेगा कि कहीं से पोल्ट्री और कहीं से मिल्क और कहीं से डेयरी प्रोडक्ट आप मंगा रहे थे, वो मिलना बंद होगा या कम होगा, और कीमतें बढ़ जाएंगी। अब ऐसे में करना क्या चाहिए। तो कह रहा है कि चलो कोशिश कर सकते हैं क्या, कि एक साल तक, आने वाले अगले साल तक, हम लोग इन्फ्लेशन को लगभग है जो कि कंट्रोल करने का कोशिश करते हुए चलेंगे। ओके। और जो भी मेजोरिटी सेक्शन है उस पर खर्च करेंगे, जो ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं उस पर खर्च करेंगे, इन्फ्लेशन को बैलेंस करते हुए चलेंगे। और जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग प्राइमरी नहीं मान करके चलेंगे, ये कहना है। वही यहाँ से लर्निंग है, आउटकम को कैसे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इसके लिए कुछ लर्निंग स्टेप्स यहाँ पर रखे गए हैं। लर्निंग स्टेप्स, तो जब चीज़ें ज़्यादा लिखी जाती है तो समझने का कोशिश करिए। इट इज टाइम पॉलिसी मेकर एक्टेड टू टेम इन्फ्लेशन। अब कह रहा है कि ऐसा ही दौर आने वाले समय में भी होने वाला है, तो वहां पे इससे पहले कि वो हमारे कंजप्शन को और ग्रोथ को क्या करे, प्रभावित कर दे, जो पॉलिसी मेकर हैं उनको पहले से कमर कस लेना होगा अगली बार के लिए। चलिए, अब तो मेरी सेक्शन ही बचा होगा स्टूडेंट। जी। तो सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, गैदरिंग। सबको पता है कि लोगों का जमावड़ा होता है, तो आप से सिंपल अजेंबल दे सकते हैं। हे वायर का मतलब सन की होता है। अब जैसे देखिए, सबको पता है कि एरेटिक आपका फेमस वर्ड है ना। तो हे वायर यानी सन की, आउट ऑफ कंट्रोल। रिसोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, जो आदमी एकदम सॉलिड हो। जिनको दिक्कत होता है वो समझो क्लू से। रिसोल्यूट यानी सॉलिड, जो आदमी पहले से डिटरमाइंड कर लिया है कि मुझे ये करना है वो करना है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, तो डिटरमाइंड माइंड का। वर्च्यू इतना फेमस वर्ड है कि इसको टीसीएस पूछता ही रहता है। तो वर्च्यूज मतलब उच्च नैतिकता, है ना, उच्च नैतिकता, अच्छा गुण। तो गुडनेस कर सकते हैं, राइटनेस कर सकते हैं। इसका एंटोनिमस पूछता है तो वाइस देता है। नेक्स्ट वर्ड एलिवेशन है। सबको पता है कि आजकल आईपीएल चल रहा है, तो उसमें छक्के चौके काफी मारे जाते हैं, है ना। तो वहां पे बोलते हैं हाइट वाला गेंद को भी इन्होंने क्या किया, एलिवेट कर दिया, एकदम ऊंचा मारा।
ठीक है, ऊपर उठने की प्रक्रिया है यहाँ पे। ये सब टाइपिंग मिस्टेक होगा। मैंने बोला आपको कि हिंदी फॉन्ट सपोर्ट नहीं करता कई बार मोबाइल फोन। तो एलिवेशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग का सेंस, प्रमोशन का सेंस। रिसेंटमेंट है, हाँ नाराजगी तो है, थोड़ा सा रोष है जनता में, लेकिन अब जनता को भी समझना पड़ेगा या पब्लिक को भी समझाना पड़ेगा कि कैसे और क्यों ऐसा हो रहा है। एम्बेरसिंग सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए कि वो चाह कर भी नहीं कंट्रोल कर पा रही है। तो एम्बेरसिंग का मतलब होता है परेशानी में डालने वाला, या फिर इज्जत गंवाने वाला कह सकते हैं, सेमिंग, ह्यूमिलिएटिंग। भेंचफुल का मतलब बदला लेने वाला, तो विंडिक्टिव होता है, अवेंजिंग होता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप टीसीएस काफी पूछता रहता है, तो आप इसको भी माइंड कर सकते हो, बैंकर स्टूडेंट्स के लिए भी खास करके। अब यहाँ पर वर्ड है रेमिफिकेशन। यहाँ पे परिणाम लिखो, ये सब क्या क्या है हटाओ। क्या लिखोगे? रेमिफिकेशन यानी सॉरी परिणाम, है ना। रेमिफिकेशन का मतलब मैंने कहा परिणाम लिखो। मतलब किसी भी, जैसे अभी देखें ना, इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई हो गया, कीमतें बढ़ रही हैं चीजों की, सनफ्लावर यूक्रेन से आना बंद हो गया। इसका जो रिजल्ट और कंसिक्वेंस है वो क्या हो रहा है कि किचन ऑयल महंगा हो गया। आफ्टर मैथ एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको रख सकते हो। कोहेरेंट यानी सुसंगत होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक फिर से आपको मिलेगा, हिंदी पढ़ के मत करना, है ना। कोहेरेंट यानी सुसंगत होता है, तो लॉजिकल होगा। क्या आपको कोहेरेंट स्टेप उठाने की जरूरत है यहाँ पे। नर्चर यानी पालन पोषण करना, हम पहले भी आपको पढ़ा चुके थे, तो वही चीज यहाँ पे आया है। हाँ, ये ओडब्ल्यूएस के दृष्टिकोण से एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रियम्विरेट का मतलब 3 पावरफुल लोगों का समूह, है ना। चलिए, एक्सीडेंटल सबको पता है कि जो बाय चांस होता है वो किस्मत से होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है, आकस्मिक। अक्रू का मतलब होता है क्या करना। अच्छा, अरे यार इसलिए तो बोले हिंदी मत करो। अक्रू का मतलब यहाँ पर क्या दे रहा है? अराइज, इंस्यू, फ्लो, मतलब कि इकट्ठा होने का सेंस। चलो, ये आपको टफ लगेगा लेकिन आपको याद करना होगा। मीडियम स्पेच, इन ए हफ, इन ए बैड मूड, इन ए हफ, इन ए बैड मूड। सीधे सोचना है कि अबे किसी ने तो हाँफते हाँफते है जो कि गाली दे दिया किसी को, तो बैड मूड में था वो। सिबलिंग का मतलब तो सबको पता ही है कि एक ही मम्मी पापा से पैदा होने वाले हम लोग क्या होते हैं? भाई बहन, सहोदर भाई बहन। ये भी सबको पता ही होगा कि डिरेल का मतलब पटरी से उतरना, पटरी से उतारना। इम्पैशिएंट का मतलब होता है धैर्य होने के सेंस में अधीरता। और रिवैम्प का मतलब तो ऐसे ही पता चल रहा है, रिनोवेट होगा, रीडेकोरेट होगा। तो रिवैम्प का मतलब होता है नवीनीकरण का। चलो आ जाओ आपकी बारी। ई ने अभी बताए थे, हाँफते हाँफते किसी ने बहुत ही गाली दिया, यानी वो कैसे मूड में था? बैड मूड में था। चलो सेकंड देखो, स्लाइड आपके पास में है ये क्वेश्चन। रिवैम्प का मतलब अभी मैंने बताया था, नया करने के सेंस में। आंसर बता दो, क्या करोगे? रेनोवेट, है ना। चलो, कमेंट जल्दी जल्दी करना भाई, क्योंकि जान ही रहो तो लंबा करोगे तो फिर कुछ भी बोलने का कोशिश कोई ना करे। बोलना है तो कमेंट में करिए, को लिखिए। चलो इसमें देखो, ऑप्शन थोड़ा सा बता देता हूँ। रिट्रीट का मतलब होता है युद्ध में पीछे हटना, निगेटिव वर्ड होगा। रिवेंज का मतलब होता है, सबको पता है कि बदला लेना, रिटेलिएट। रिटेलिएट, बदला लेना। रेस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ। चलिए 13 नंबर बताओ, क्वेश्चन फॉर यू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलो बहुत अच्छा, सही है कमेंट सभी का। ट्रियम्विरेट होगा। ट्रिवेट का मतलब होता है तिपाही होता है हिंदी में। स्टैंड विथ 3 लेग्स, स्टैंड विथ 3 लेग्स। ट्रिलॉजी का मतलब होता है आपके पास में ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, ग्रुप ऑफ 3 बुक्स। जैसे अब देखिए यूएससी में आप आते हो पढ़ने के लिए, तो आपको 3 ग्रामर के बुक या असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो वही हो गया आपका, ट्रिलॉजी मिलते हैं यहाँ पे। ट्रिपलेट का मतलब तो पता ही होगा, 3 चिल्ड्रन एट ए टाइम, है ना। जैसे दो को हम लोग बोलते हैं क्या? कमेंट करिए, दो को क्या बोलते हैं? लो, ट्विंस बोलते हैं, नहीं पता आप लोग को? चलो, साउंड अगर कुछ और आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। अपग्रेडिंग, प्रमोशन इन वैल्यू याद करो। हाइट का सेंस। चलो ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा, एलिवेशन। देखो ऑप्शन अगर सीखना है तो, एनिग्मा मतलब पजल होता है जो हम सोल्व करने का कोशिश करते रहते हैं।
इलास्टिसिटी का मतलब हो जाता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इनक्लेव का मतलब याद करो, चलो इनक्लेव का मतलब देख लेना, एक दो बार तो होमवर्क आपको भी रहना चाहिए। ब्रदर और सिस्टर फॉर्म ऑफ सेम पेरेंट इज नोन एज सिबलिंग्स, है ना। चलिए कमेंट आ गया, थैंक यू। ब्रिदरेन का मतलब हो जाता है आपके पास में सोशल ब्रदर, सोशल ब्रदर्स। मतलब ब्रदर का प्लूरल पूछेगा तो हम ब्रदर्स भी दे सकते हैं, ब्रिदरेन भी दे सकते हैं। स्पाउस का मतलब हो जाता है हस्बैंड और वाइफ। ट्रिपलेट तो मैंने अभी समझाया ही था आपको। चलिए नेक्स्ट में 16 नंबर बताइए। वेरी क्रेजी फेलो। देखो भाई कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि कुछ लोग इसमें बी और सी करेंगे कमेंट। बिल्कुल आंसर अगर आपको आज का याद है तो यही बार होगा, ठीक है। बाकी इसका साइनोनिमस आप ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो। इनसेन का मतलब मैड होता है। चलो इसका कमेंट करो। अब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? हम्म रास्ते से भटकाने के सेंस में, पटरी से उतारने का सेंस में। चलो सबको याद आ गया, ओके। कुछ नहीं है, यहाँ से कोर्स है वो ध्यान देना बस। रास्ते से भटकाने का सेंस मतलब हो जाएगा आपके पास में डिटेल। डिवाइड का मतलब होता है वंचित, मतलब किसी को जो पैसा मिलना चाहिए था वो हड़प गया कोई और, तो डिवाइड ऑफ वेल्थ, वंचित करना। डिकैम्प का मतलब होता है बच निकलना, फ्ली होता है। और डिफेम का मतलब होता है किसी आदमी को बदनाम करना, ठीक है। बदनाम करना यानी आप जो भी दे सकते हो, ब्लेम वगैरह। रैमिफिकेशन का मतलब याद करो, किन्हीं को याद है तो। चलो याद आ गया। बिल्कुल परिणाम बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? जो अभी इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है और इक्विटी आपका सनफ्लावर ऑयल आना बंद हो गया है, उसका परिणाम है कि किचन तेल महंगा हो गया। आफ्टर में तो रिजल्ट होता है। रिस्टोरेशन का मतलब तो वही होता है, चलो फिर से किसी भी बिल्डिंग वगैरह को पुराने रूप में लाना। रिवाइवल मुक्ति, और इनग्रेडिएंट का मतलब तो पता ही होगा, अवयव होता है। जैसे आप किचन में चाय बनाने जा रहे हो तो चाय पत्ती होनी चाहिए, है ना। चलिए तो इनग्रेडिएंट हुआ वो। साइनोनिमस है, जी हाँ बिल्कुल से, रिसेंटमेंट यानी अफसोस होता है, देखो क्या होगा। अफसोस या नाराजगी, हिंदी होता है अफसोस या नाराजगी। चलिए अगर कमेंट आप सारे के सारे ऑप्शन लिख दोगे तो भी सही है। क्या होगा आंसर? डी होगा। नाराजगी मतलब बिटरनेस, हार्शनेस। इंडिग्नांट एट मतलब एंग्री एट मैंने पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर लो। आज नहीं पता तो आगे पता होना चाहिए। इंडिग्नांट एट, ठीक है, बराबर एंग्री एट। चलिए 20 नंबर में वर्च्यू है, सबको पता है इसका मतलब होता है दुर्गुण, सॉरी सदगुण होता है। सदगुण का पूछ रहा है एंटोनिमस, तो हम लोग बताएंगे क्या, जल्दी बताओ। निगेटिव वर्ड देखो कौन सा है। चलिए वर्च्यू का मतलब सदगुण होता है, सबको पता था, चलो बहुत अच्छा। वाइस या मैलिस यूज करते हो। ऑनेस्टी, राइटनेस, इंटीग्रिटी, ये सब इसका साइनोनिमस का काम करता। इस टाइप के ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओ नेक्स्ट वर्ड नहीं है, 10 तो हो ही गया था ना। देखिए नेक्स्ट डेट आपका है स्टूडेंट 15 अप्रैल, यानी अब दो और हम लोग करेंगे, इसको मिला के एक और होगा, मतलब इसके अलावा एक और होगा। तो 15 अप्रैल का टॉपिक है कि कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन एमपी मूव टू डेमोलिश प्रॉपर्टी ऑफ रियोटर्स। मतलब समझ रहे हो कुछ क्या? प्रॉपर्टी ऑफ रियोटर्स, मतलब कि ये जुलूस जो हुआ था रामनवमी में, वो पत्थरबाजी की जो बात और हुई थी और पेट्रोल बम फेंकने की बात हुई थी, उनका मतलब जो पनिशमेंट के तौर पे इन्होंने क्या किया, कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि इन्होंने इनको क्या दिया है, अ, एक साथ पनिशमेंट दिया है दो तरह का। एक तो है जो कि इनको पनिशमेंट लीगली मिला, और दूसरा है इनका प्रॉपर्टी भी खराब मतलब डैमेज कर दिया गया है। अब देखिए इसके पीछे की कहानी, असलियत क्या थी क्या नहीं थी, ये सब चीजें यहाँ पे आपको सामने हो सकता है मिल जाएगी। तो सबको पता है कि प्रॉपर्टी को डिमोलिशन करना, डिमोलिशन का मतलब सबको पता है डैमेज का सेंस होगा यहाँ पे, स्पॉइल या डैमेज, स्पॉइल या तो डैमेज। जो डैमेज करने की बात हुई है एमपी में, वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय होने के कारण तो नहीं किया गया,
अब देखो न्यूज़पेपर की बातें हैं, थोड़ा सा लिखने वाले व्यक्ति अगर मुस्लिम समुदाय से हैं या नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुस्लिमों को लेकर थोड़ा भी सहानुभूति उनके दिल में होगा तो उन्होंने ये पूछ दिया है आपसे कि क्या इनका प्रॉपर्टी को खत्म करना ये वजह तो नहीं थी कि ये मुस्लिम थे। चलो, मैटर पूरी क्या है ये समझते हैं यहाँ से। तो हुआ क्या कि जैसा कि आपको पता है, रूल ऑफ लॉ हैज ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब कि कानूनी व्यवस्था में एक नया इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सप्लानेशन, एक नया एक्सप्लानेशन देखने को मिला। चलो, एक्सप्लानेशन, एक नया एक्सप्लानेशन देखने को मिला। इट इज वर्टिकली डन बाय द रूलर्स, और ये शायद वहाँ के जो भी शासन में सरकार है उनके द्वारा देखने को मिला। और यहाँ पे क्या ऐसा कोई प्रोसेस करने का जरूरत नहीं था जो किया गया, ये पूछ रहा है अपने आपसे। अब जो डिमोलिशन हुआ है 45 पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, ओ मतलब किसी जगह पे प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा, किसी के घर बार को डैमेज किया गया है, घर को भी डैमेज किया गया है, उनकी दुकानों को भी डैमेज किया गया है, उन पे आरोप लगाते हुए। एलिजेडली का मतलब क्या हो गया, बाई चार्जिंग, बाई चार्जिंग मतलब आरोप लगाते हुए। बिलोंगिंग टू रियोटर्स एट, जगह का नाम होगा शायद, ए डे आफ्टर द प्रोसेशन ऑफ मार्क रामनवमी। प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है, मतलब कि ये जो जुलूस निकला था उसी के दौरान ये घटना देखने को मिली थी। डज नॉट अपीयर टू बी बेस्ड ऑन एनी लॉ, मतलब जो ये किया गया है इनके साथ में वो लगता नहीं मुझे कि कोई नियम से किया गया है, मतलब ये जबरदस्ती भी किया गया है, कानून में ऐसा कोई विधान या नियम शायद नहीं था। अब देखिए रियल स्टोरी यहाँ पे शायद लिखने की कोशिश की गई है, कोई आंखों देखा हाल लिखने वाला पत्रकार हो या गवाह हो, उसके हिसाब से आंखों देखा हाल क्या है वो देखिए। कह रहा ना कि ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इंस्टांस का मतलब उदाहरण होता है, एक ऐसा उदाहरण है कलेक्टिव पनिशमेंट का फॉर द लिस्ट एक्ट ऑफ एनी, जिसमें कुछ ही एक दो केसेस पहले आए हैं। देयर इज लिटिल अबाउट हाउ इट वाज ए स्टेट बैक ट्राइब एम्ड एट मुस्लिम, और तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के प्रति किया गया एक हमला है। जो बेसिस फॉर द एक्शन इज द एलिगेशन दैट द हिंदू प्रोसेशन वाज टारगेटेड बाय द स्टोन, जिसमें कहा गया था कि हिंदू का जो जुलूस निकला था उस पे पत्थरबाजी की गई थी, ये आरोप था इन पे। एज इट पास थ्रू ए लेन एडजेसेंट टू ए मॉस्क, जो कि एक मस्जिद के बगल से गुजरने के दौरान देखने को मिला था। ये कहानी बताया गया है यहाँ पे कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था जब वहां से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, तब इन पे पत्थर फेंके गए थे, ऐसा कुछ बताया गया है। अब देखिए क्या हुआ, उत्साह उत्साह में क्या होता है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है अगले दिन, ठीक है। मार्ड द रामनवमी प्रोसेस, ठीक है, वायोलेंस, आफ्टर वायलेंस मार्ड द रामनवमी प्रोसेसन, जिन्होंने क्या किया था, मतलब इसको डैमेज करने का कोशिश किया था, उल्लंघन करने का कोशिश किया था। इंडिकेट दैट, इसमें साफ तौर पे झलकता है कि कुछ जो सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट रहा होगा इस मोटिव मोटिव के पीछे, उनके ऊपर ये शायद किया गया। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने चेतावनी देते हुए विद्रोहियों से कहा कि वुड नॉट बी स्पेयर्ड एंड दैट एक्शन वुड नॉट बी लिमिटेड टू अरेस्ट, मतलब उनको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है ना। स्पेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, खाली छोड़ना, बख्शना, उन्हें खाली नहीं छोड़ा जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा आपने जो ये किया है तो। और सिर्फ आपको अरेस्ट करके भी नहीं छोड़ा जाएगा, बट वुड एक्सटेंड टू रिकवरी ऑफ डैमेज फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देम, बल्कि आपके प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलवा करके इसकी वसूली की जाए। फिर पूछ रहा है कि क्या ऐसा जो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है ऐसा कोई और भी केस देखने को पहले भी मिला इतिहास में क्या। तो देखा जाए तो यहाँ लिख रहा है कि लीगल बेसिस इज पॉसिबली ए 2009 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओ, 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था संभवतः, जिसमें परमिट किया गया था कि पिन, पिन का मतलब अटैच है ना, पिन का मतलब अटैच, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजर वगैरह जो है वो कोई हिंसा वगैरह फैलाते हैं और उन पर ऐसा आरोप लगता है, एंड रिकवरिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम देम अगेंस्ट क्लेम, तो आप उनसे मुआवजा मांग सकते हैं। लीजिए, नियम क्या कहता है और सरकार क्या करा देती है। मतलब कह रहा था कि आपको उनके ऊपर मुआवजा मांगने का, क्लेम करने का हक है, लेकिन हम लोगों ने कहाँ मुआवजा मांगा, हम तो भाई बुलडोजर चला देते हैं। अब देखिए 22 था या 22 था मुझे नहीं पता, है ना, बस मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए कि पक्षपात हुआ या फिर निष्पक्षता से किया गया था। चलिए देखते हैं इसमें निष्पक्षता थी या पक्षपात किया गया। जो साइट ऑफ क्राउड डांसिंग विथ रेज्ड स्वॉर्ड, कहा यह चाह रहा था कि रामनवमी के जुलूस में जो हम लोग केसरिया, है ना, सैफरन क्लॉथ पहनते हैं, स्वॉर्ड हाथ में लेकर के
और राम जी के झंडे लेकर के निकलते हैं और जा करके किसी मस्जिद के बाहर, और हो सकता है कि कुछ वहां पर ऐसे नारे लगाते हैं जो उस समुदाय के लोगों को आहत कर सकता हो। प्रोवोकेटिव सॉन्ग गाते हैं, मतलब कुछ ऐसे गाने गाते हैं जिसमें हिंदुओं का साफ साफ बोलबाला रहा हो, और मुस्लिम समुदाय का मान लेते हैं कि कोई नहीं निगेटिव बात हो, लेकिन हिंदुओं का ज्यादा बोलबाला हो, जिससे पता चले कि सिर्फ हिंदू रहेंगे हिंदुस्तान में, है ना, बाकी कोई नहीं रहेगा। ऐसा कुछ गाना गा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफाइनिंग विजुअल इन द हिंदुत्व प्रोजेक्ट। तो इससे पता चलता है कि आप हिंदुत्व को समर्थन दे रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को थोड़ा तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पे लिखने वाला व्यक्ति जो है वो लिख के निकल गया है। कि अब आप सोच रही है कि आपको क्या लगता है। देखो, हम तो चूंकि एक इंडियन है, जो पढ़ा रहे हैं आपको टीचर अभी सर, हम अपने आप को भी एक इंडियन ही मान के चलते हैं, और मानना ही चाहिए। बाद में हम मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि क्या है। तो देखिए, एक कंट्री के तौर पे ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर का निर्माण किया जाए जो कि कम्युनल टेंशन को जन्म दे। बिल्कुल। हम तो रामनवमी के सपोर्ट में हइयो नहीं थे, हमको बोला भी गया फोन करके, तो हमने कहा कि सॉरी, ये हमको पता ही नहीं चलता है कि राम का एक भी गुण हम अपनाने के लिए आज तैयार नहीं हैं। और उनका मतलब कि वो जुलूस निकाल करके हम क्या कहते हैं उसको, मुहर्रम वगैरह जैसे फेस्टिवल को कंपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा जुलूस निकालते तो हम भी निकालेंगे। ये क्या है? हम राम के सिद्धांतों को तो अपना ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन क्रिएट करता है भाई, इतने बड़े स्तर पे आयोजन विद द टैसिट सपोर्ट। टैसिट का मतलब वो एक छिपा सपोर्ट। हाँ, आप इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सेवरल स्टेट वगैरह में सपोर्ट कर देती है, और इस वजह से साफ झलकने लगता है कि हमारा देश अब देश है कहाँ, अब तो हिंदू राज्य बन गया। बाकी धर्मों को भगा दीजिए और क्या। चलिए, थोड़ा सा भावनाओं में बहिए नहीं, समझने का कोशिश करिए। हिंदू हम बाद में है, पहले एक इंडियन है। सारे बढ़िया, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। सबसे पहला वर्ड है पनिशमेंट, सबको पता है कि दंड या सजा होता है। आप रेट्रीब्यूशन टफ वर्ड है। इंटरप्रिटेशन बोधन समझ अंडरस्टैंडिंग, मैंने एक्सप्लानेशन के सेंस में लिखा था, यहाँ पे एक्सप्लानेशन ही लिखते तो ज्यादा अच्छा था। इंस्टांस यानी उदाहरण होता है, तो आप एग्जाम्पल ही लिखो। इंक्रोचमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ पे वही होता है जो निज संपत्ति पर जबरदस्ती ये लोग बुलडोजर चला दिया, अतिक्रमण कर दिए। ऐसा करना कानूनन गलत था, पेनाल्टी भरवाना चाहिए था। जील मतलब उत्साह होता है स्टूडेंट, जरूर याद रखना, ये पूछेगा तो पूछेगा, टीसीएस का प्रिय वर्ड है। साइनों में क्या देगा, इंथुआजियाज्म देगा। इंडिकेट इशारा करना होता है, सबको पता है, क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेयर्ड यानी होने से बचाना, क्या होगा, कोई हानि नहीं देना, कोई मर्सी नहीं करना। कि आपको कोई नहीं बचाने वाला था, उधर आया था ना कि आपको कोई बचाने वाला नहीं था। आप पे सिर्फ केस ही नहीं होगा, बल्कि आपको अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी प्रॉपर्टी भी डैमेज की जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप देखिएगा तो आउटफिट है, सबको पता है कि कपड़े पहनने के सेंस में था, जो सैफरन क्लॉथ आउटफिट वहां पे चर्चा में आया था, उसके लिए आया हुआ ये वर्ड, कॉस्ट्यूम को बोला जा रहा है। डिसमेंटेशन का मतलब प्रचार प्रसार होता है, जो यहाँ पे चर्चा में था। डिमोलिश सबको पता ही है कि ध्वस्त करना, तो आप रेक यूज करो, रियून यूज करो, डेस्टे यूज करो। एलिजेडली का मतलब मैंने बताया ही था कि आप आरोप लगाते हुए बोलना चाहेंगे। एडजेसेंट यानी बगल में, वही था कि मस्जिद के बगल से ये लोग निकल रहे थे और नारेबाजी वगैरह गाने वगैरह बजा रहे थे, तो वही होगा नियर टू। इसका एंटो पूछेगा तो डिस्टांट देना, कंटिन्यूअस में डिस्टांट देना, दुरस्त। ब्रिंग इन का मतलब वही हुआ है कि किसी चीज को शुरुआत के तौर पे लाना। ब्रिंग इन, इंट्रोड्यूस, शुरुआत करना। मोटिवेट का मतलब प्रोमोट करना, प्रॉम्प्ट करना, ड्राइव, इंस्पायर, यानी कि किसी को भी प्रेरित करना। हिंदी आपको पता होगा बढ़िया से। ट्रेनिंग का मतलब नथी करना, नथी करना का मतलब अटैच करना, तो अटैच का उल्टा डिटैच भी आपको पूछेगा। फिक्स वगैरह भी बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखो। कॉम्प्री सॉरी कॉम्पेंसेशन, सबको पता है कि मुआवजा 2009 का जो केस था उसके अकॉर्डिंग था कि भाई अगर कोई ऐसा चीज होता है जिसमें आपके आयोजन को प्रभावित करने की उन्होंने कोशिश की और आपका आयोजन डिस्टर्ब हो गया, तो उस आयोजन में जो खर्च है आप उसे पेनाल्टी के तौर पर इनसे डिमांड कर सकते हैं। बाइकआउट का मतलब सबको पता ही चल गया कि क्या होता है, हिंदी में हम लोग जानते हैं ना, बहिष्कार करना। चलिए, तो बहिष्कार करना यानी आपके पास अवॉइड कर सकते हो। गिव कोल्ड शोल्डर भी होता है। र्यूमर यानी अफवाह होता है, सुनी सुनी बातों को हम लोग भरोसा कर लेते हैं और उसके पीछे की फैक्ट जब पता चलती है तो फिर मुंह चुप कर लेते हैं। चलो आ जाओ स्टूडेंट, आप लोग की बारी आ गई। इंट्रूजन ऑन ए पर्सन, अतिक्रमण का हिंदी इंग्लिश में क्या होगा? सबसे बड़ा बड़ा एग्जाम में दे दिया करना, मैंने सिखाया था आप लोग को। क्या होगा आंसर? इंक्रोचमेंट होगा, सही है। थैंक यू कमेंट के लिए। चलिए, अल्टरेशन का मतलब चेंज होता है, और बॉसिंग का मतलब बॉस लाइक हुआ। नहीं,
चलिए बॉस लाइक, नहीं जो एक्शन लिया उन्होंने बॉस ही डिसीजन था इनका। चलो ब्रिंग इन का मतलब मैंने अभी बताया था कि किसी चीज को शुरुआत करना, इंट्रोड्यूस। चलिए गिव ए कोल्ड शोल्डर अभी बता रहे थे, बहिष्कार करना, क्या वर्ड था? चलो जल्दी से कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? बॉयकॉट। आस्पायर के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगा लेना, वही इंस्पायर का ही सिनोनिमस होता है, प्रेरित करना। इनक्रोच अतिक्रमण करना आपको बता ही दिए थे, नोटिफाई नोटिस देना। चलो नेक्स्ट वर्ड बताओ जल्दी से। सुनी सुनाई बातों को हम लोग हिंदी में अफवाह कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो सबको पता है। ओके। बैक बाइटिंग का मतलब आपके पास होता है फिर से वही चुगली, क्या होता है? चुगली। तो अफवाह और चुगली में फर्क, चलिए कॉम्प्लेंट तो शिकायत होता है, सबको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, इंस्टांस यानी उदाहरण बताए थे कि क्या बताए थे, मुझे याद नहीं है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या होगा। और देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका क्लास जो है, अगर एडिटोरियल आप वीकली कर रहे हो तो अगर आपको 1.5 घंटा भी देना पड़ जाता है तो आप दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आपका उस पूरे सप्ताह का 4 से 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है आपको मैं वो करा रहा हूँ। यानी प्रतिदिन आप आधा घंटा भी देते हो तो आपको मिनिमम 2 से ढाई घंटा तो लग जाता होगा पूरे वीकली। देख लो इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल आप लोगों ने बताया बिल्कुल सही है, ओकेजन भी सही था और अक्रेंस भी सही था, तो आंसर हम डी करेंगे। 26 बताओ। साइनो नहीं पूछ रहा स्टूडेंट, एंटो पूछ रहा, ध्यान देना। चलो क्या है भाई? एंटोनिमस यानी एडजेसेंट का हिंदी बगल में का उल्टा होगा डिस्टेंट यानी रिमोट, आंसर हो जाएगा आपका सी। बाकी सब इसका साइनोनिमस होगा, ये एंटोनिमस था। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं नेक्स्ट वर्ड के पास, पिनिंग। पिनिंग का मतलब मैंने कहा था दो चीजों को जोड़ना है, उल्टा पूछा है आपसे। अफिक्स, अटैच, फास्टेन, ये सब साइनोनिमस है, तो ये पहला तीनों साइनोनिमस है, तो एंटोनिमस हो जाएगा आपका डिटैच। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग को जरूर देना चाहिए। कंफ्यूजन के लिए ऑप्शंस में रखे गए हैं सारे वर्ड्स, लेकिन आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको पता होगा आंसर। चलिए नेहा गलत कर रही हैं, ध्यान दीजिए, जील मतलब उत्साह होता है, आंसर इज ए। हाँ जील नहीं रहता तो आप जेस्ट भी दे सकते थे, ये भी सही है। और ये वाला जो जेस्ट होता है वो जोक के लिए यूज होता है। चलिए कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आपके पास जिंगोइज्म है डी में, इसका मतलब होता है कट्टरता। अब देखिए टॉपिक ही कट्टरता पर आधारित था, इसलिए मैंने इस वर्ड को यहाँ पे रखा है कि आपको एक वर्ड और बता दिया जाए, है ना, कट्टरता। नॉट हार्म हैव मर्सी ऑन, आपको मैंने बताया था सबसे टफ वर्ड इसमें आपको लग रहा होगा स्पेयर्ड, और आंसर भी वही, है ना? चलिए स्टाउट का मतलब स्ट्रांग होता है। स्पार्क मतलब आप लोग जानते हैं, चिंगारी बोलते हैं, किसी भी काम को करने का जो आपके अंदर आग है उसको बोल सकते हैं। वही पुष्पा, पुष्पा मतलब फ्लावर नहीं, फायर, तो वही फायर हुआ स्पार्क। कि भाई काफी इसके आगे अंदर आग थी, तो इस सेंस में समझ लो। चलो 29 के बाद 30 बता दो अगर आप इंटरप्रिटेशन समझ गए हो तो। सानो बताना है, मुझे तो पॉजिटिव वर्ड आंसर लग रहा होगा, इंटरप्रिटेशन। चलो इतना देर का मतलब आंसर बी होगा। हाँ, आप लोग देर करोगे तो मेरे को तो बताना ही पड़ेगा ना। गेन से का मतलब होता है कि मैंने नहीं कहा सर, डिनाई, खंडन करना। कंफ्यूजन आपको पता ही है, मिसअंडरस्टैंडिंग इज द नॉर्मल वर्ड। चलिए हम लोग अब करने वाले हैं लास्ट डे ऑफ द वीक, 16 अप्रैल। टॉपिक नेम समझ लो, बहुत ही अच्छा है। टॉपिक नेम है ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब पहले से ही बकाया। ओवरड्यू का मतलब क्या हो गया? पहले से बकाया, ठीक है। तो ये वर्ड तो खुद में एक वर्ड है जो कि आपको पता होना चाहिए, ड्यूज बिफोर का सेंस होता है। अब इस बार अप्पा रिजाइनेशन मतलब कि पहले से ही ऐसी बातें हो रही हैं, अब इन्होंने रिजाइनेशन दिया है तब कोई सॉल्यूशन इन्होंने नहीं किया है। चलिए तो ये घटनाक्रम कहाँ का है, क्या हुआ है इसमें, देखिए कर्नाटका में हुआ क्या पता है? करप्शन का एक केस का मतलब कि मामला आया। उस केस के मामले के आने के बाद पता चला कि अरे भाई ये सिर्फ कर्नाटका की कहानी नहीं,
ये हमारे सरकार के अंदर बहुत सारे राजनेताओं के साथ की कहानी है। तो वही लिख रहा था कि ईश्वरप्पा का जो रिजाइनेशन है उसने कहीं ना कहीं करप्शन को कर्नाटका में एक बार फिर से हाईलाइट कर दिया। ब्लाइट मतलब क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में पता चलने वाला है। अब देखिए क्या है मैटर, क्या है कर्नाटका की ये कहानी क्या है। तो हुआ क्या कि पुलिस के द्वारा, है ना, उडुपी टाउन पुलिस के द्वारा बीइंग युक्त, युक्त का मतलब यहाँ पे आपका वही हुआ अरेस्ट का सेंस, अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मतलब छिपाने का सेंस, दीपापोती करना, एक कॉन्ट्रैक्टर के सुसाइड केस को छिपाने का इन पे ब्लेम लगा। और इसी केस के संदर्भ में आपका होता क्या है, कर्नाटका के रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा जो हैं उनकी बातें समझ से परे हैं। मतलब इन्होंने इसके बारे में जो बयानबाजी किया कि ये नहीं छिपा रहे थे सुसाइड केस को, ऐसा कुछ, इनकी बातें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, अनटेनेबल का मतलब समझ से परे। अब देखिए इन्होंने बयानबाजियां क्या की है और बातें क्या है। द सीन बिहाइंड का मतलब एक्चुअल कहानी ये है, देखिए कॉन्ट्रैक्टर का नाम था संतोष पाटिल। उन्होंने आरोप लगाया था कि उसके और कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ऐसे और भी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उन्होंने अपने कुछ काम जो मंदिर निर्माण से संबंधित थे इस डिस्ट्रिक्ट में, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें क्या हुआ है कि मिनिस्टर साहब ने डिमांड किया, क्या भाई, ग्राम पंचायत मेंबर्स वगैरह से कि वो प्रोसीड कर देंगे इनके अभियान को या काम को या प्रोजेक्ट को। ठीक है, बस करना क्या है, डिमांडेड ए कॉम्पिशन ऑफ 40%, आपको अपना जो आया है पैसा उसमें 40% हमको देना पड़ेगा। वेन अप्रोव्ड फॉर पेमेंट ऑफ द बिल्स, मतलब जब वो बिल इनका पास होगा, अप्रोच का मतलब हो गया पास होने के सेंस में, ऐसे नजदीक पहुंचना होता है कि जब इनका बिल पास हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाएगा, तो 40% इनको हिस्सा चाहिए, ये बिल पास करवा देंगे। समझ के कहानी, आगे क्या है, मिस्टर जो ईश्वरप्पा हैं उन्होंने डिनाई किया बाद में, जब इन पे ब्लेम लगने लगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो संतोष जी कह रहे हैं वो उन्होंने डिनाई करना शुरू किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, काम में कुछ गड़बड़ी हुई है। और कुछ एलिगेशंस मेरे ऊपर जो लगाए गए हैं बाय द डिसिस्ट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो मृत कॉन्ट्रैक्टर है, डिसिस्ट का स्पेलिंग यहाँ चेक कर लेना कि बिल्कुल सही है, कुछ लोग एस वाला सोचते हैं, डिसिस्ट मतलब मृत होता है और एस वाला बीमार होता है। ये जो मरे हुए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा, ये पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब सॉरी, जिसमें कहा गया है कि पहले से ही, मतलब अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई 40% मांगा हो। समझ रहे हैं, किकबैक यानी क्या, ब्राइब, किकबैक यानी ब्राइब मांगा हो। और ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो कहा गया है, ये बात मैं नहीं मानता, मतलब ये एकदम बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। Also several complaint against Mr. Iswar in particular and other minister and MLAs in the state, मतलब कि इनके और इनके अलावा भी और जो लोग हैं उन पे ये जो आरोप लगा है ये बेबुनियाद बातें हैं, ये इनका एक कहना था। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर कहानी देखो ये है कि ऐसा नहीं है कि आज इस बरप्पा पे या आरोप लगा है तो हम लोग जान रहे हैं, ऐसे आरोप बहुत पहले, बहुत पहले भी लग चुके हैं। तो लिख रहा था कि ये आपका जो अकेला कोई नया केस नहीं है, जुलाई 2021 की कहानी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एसोसिएशन जो है उसमें भी कुछ बातें आई थी, जिसमें कुछ गवर्नमेंट के जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने किकबैक यानी कि ब्राइब मांगा था लगभग 40% शेयर या हिस्सा प्रोजेक्ट में। ठीक है, वोट वाज सिस्टमेटिक, यानी ये बहुत ही पुराना सड़ा हुआ प्रोसेस है, इंक्लूडिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द ब्यूरोक्रेसी। और इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं आपके नेता लोग ही नहीं होते हैं, बल्कि अफसर लोग भी होते हैं। ठीक है ना, अफसर लोग भी इसमें शामिल होते हैं। चलो, पता है सबको, आप भी पढ़ रहे हो, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब कर निर्लजता की हद होती है। कह रहा था आप सबको पता है कि जो ये ब्राइब लिया जाता है ये सिस्टमेटिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जिसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, उन्होंने इस बात को समझा और इसको बहुत ही उच्च स्तर पे और कमीशन को द्वारा इसको प्रायोरिटी देते हुए, एक मिनट,
चलिए थोड़ा सा भी गांव में माहौल होता है वो डस्टिंग का बहुत ज्यादा, पता है ना, मेंजनी का टाइम चल रहा है ना। हाँ तो ये कह रहा था यहाँ पर क्या कि निर्राजता की हद है यहाँ पर भाई, कि सबको पता है कि ये एसोसिएशन जो है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि क्या हम लोग इसी तरह से है जो कि ऑफिशियल लोगों का हथेली गरम करते रहें और अपने कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि क्या कर दें, खोखला कर दें, और फिर जो निर्माण और प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे उसके लिए फिर कर के डेट में हमको ब्लेम किया जाएगा। लेकिन जो ब्राइबरी का ये निर्लजता पूर्वक डिमांड है कमीशन के द्वारा, ये कहीं ना कहीं जरूरत है देखने का। ऑल टू सी का मतलब क्या है, इसको देखने की जरूरत है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। चलो, अब जो डेवलपमेंट है सबको पता है कि पूरी तरह से करप्शन फ्री होने के बाद ही संभव है, ऐसे तो होने से रहा। दिस शुड बी अ ब्लाइट ऑन द स्टेट, और ये पूरी तरह से है जो कि किसी भी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इन सब चीजों से छुटकारा पाता है। आपको पता है कि जो कहानी है वो, ऐसे में तो हमको कभी भी ना कभी सिलिकॉन वैली बनने देगा, है ना ही कभी है जो कि विकास का एक बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ का पहिया बनने देगा किसी राज्य को। मतलब हर राज्य के विकास को तो यह विरोधी करेगा कि आप 40% पहले ही मान लीजिएगा, और उसके बाद फिर जो 60% बना उससे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा सही। चलिए ठीक है, तो ये कहानी थी आपके वीकली एडिटोरियल की। अब यहाँ से लास्ट होने वाला है सेशन आपका। ओवर ड्यू का हिंदी होता है कि पहले से ही लेट करते रहना, और जब मजबूर हो जाता है आदमी तो पैसा दे देता है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ब्लाइट का मतलब समस्याएं उत्पन्न करना, कि गवर्नमेंट को ये सब समस्याएं बंद करनी चाहिए। अनटिनेबल का मतलब होता है जो समझ में नहीं आए। प्रोसीड का मतलब जारी रखना होता है, सबको पता ही है। साइड यानी उल्लेख करना, इन्होंने उदाहरण दिया है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि हम लोग पे आरोप लगा है। चलो, इन लाइन विथ का मतलब सबको पता है, कनेक्शन विथ, इन अकॉर्डेंस विथ के संदर्भ में। एक्सट्रैक्ट का मतलब बाहर निकलना, विड्रॉ, रिमूव। एक्यूरेट का मतलब होता है स्पष्ट, करेक्ट। ब्रिंग इनटू प्ले का मतलब होता है वही चर्चा में लाना, कम इनटू एक्शन। अवेट का मतलब सहायता करना। टेकअप का मतलब होता है आपके पास में क्या करना, कोई भी कोर्स वगैरह शुरू करना, ठीक है ना, कोर्स शुरू करना, कोर्स में नामांकन लेना। डिनाई का मतलब सबको पता ही है कि नकारना होता है, टर्न डाउन, आरोप वगैरह, एलिगेशन आरोप होता है, आपको पता ही होगा। किकबैक यानी कि घूस होता है, राइटफुली। ब्यूरोक्रेसी का मतलब अफसरशाही होता है, सबको पता है। एस्टिमेट का मतलब आकलन होता है, तो आप रेट, गेस, कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट ये सब यूज कर सकते हो। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होता है, तो आप सर्वाइवल यूज कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ, घूस ली गई पैसे को क्या कहते हैं। देखिए, आप लोगों का सपोर्ट और साथ बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अकेले कितना करेंगे। क्या आंसर आएगा, किकबैक। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब देखिए इसमें ऑप्शंस कोई बचने लायक रहा, जी हाँ, रिमनिरेशन है। रिमनिरेशन का मतलब हम लोग मुआवजा भी कह सकते हैं। तो चर्चा में आया था कब, जब रामनवमी पर पथराव वगैरह की बात आई थी तब। रैंसम का मतलब फिर से फिरौती होता है। जैसे होता है ना कि किसी बच्चे को किडनैप कर लेता है फिर उसके वजह पैसे मांगता है, वो फिरौती है। एलिमनी का मतलब होता है मनी पेड टू वाइफ आफ्टर डिवोर्स। चलिए, मनी पेड टू वाइफ आफ्टर डिवोर्स। तब आप लोग तो लगता है आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की शादियों के बारे में सुन ही लिए होंगे, है ना। देख रहे हैं मीम्स बन रहा है आजकल कि अब रणवीर कपूर को सिनेमा में काम करने की जरूरत नहीं है शादी के बाद, अब वो घर संभालेगा। मतलब बताइए, बेचारा रणबीर कपूर इतना चॉकलेटी हुआ है कि घर संभालेगा। बताइए स्टूडेंट, ब्रिंग इनटू प्ले, काम में लेना। चलिए, स्टार्ट वर्किंग, बिल्कुल, अगर सी कमेंट तो सही है आपका जवाब। चलिए, मन में भी सोच रहे हैं तो भी सही है ना। 32 में बताइए, जिसमें अफसर लोग शासन करते हैं, स्टेट ऑफिसर का शासन। इसका अगर एग्जांपल आपको देखना है तो मैंने अक्षय कुमार की कौन सी मूवी बताई थी आपको, एयरलिफ्ट, है ना। क्या आप एयरलिफ्ट मूवी देख लीजिए, उसमें कैसे ऑफिसर लोग या ऑफिस के कर्मचारी लोग मिल करके काम करते हैं और एयरलिफ्ट कर लेते हैं दूसरे कंट्री से पैसेंजर्स को। ठीक है, नहीं देखें तो एयरलिफ्ट देख लीजिएगा। प्लूटोक्रेसी सबको पता है, बेल्दी लोगों का शासन, है ना। बेल्दी पीपल, गवर्नमेंट बाय बेल्दी पीपल।
चलो, एरिस्टोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय नोबल फैमिली। जैसे आपके श्रीलंका में भी इसका एग्जाम्पल है, देख रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कपड़ा मंत्री, सब में राजपक्षे का टैग लगा हुआ है। तो नोबल फैमिली है, उसके आगे कोई पैसे वाला फैमिली नहीं है उतना पढ़ा लिखा, तो नहीं कोई विरोध हो रहा है। ओक्लो में होता है क्या कि भीड़ जो होती है ना, वो शासन करती है, मॉब गवर्नमेंट। मतलब ये होता है कि कोई पुलिस ले जा रही है चोर को पकड़ करके, लेकिन पुलिस को मना करती है भीड़ और कहती है कि इसको हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसका हिसाब कर देंगे। तो ओक्लोक्रेसी, जो सिनेमा में भी कई बार दिखाता होगा कि विलन को लास्ट में भीड़ के हवाले कर देती है पुलिस। चलो जल्दी से बताओ, किसी कोर्स को शुरू करना, बढ़िया से बताना, गलती नहीं करना। चलो सभी का कमेंट बिल्कुल सही है अगर ए है। ओके, बाकी ऑप्शन को बढ़िया से बारीकी से पढ़ लोगे, खुद ही कहोगे हाँ यार, किसी कोर्स को शुरू करना यानी कि कोई इच्छा वाला काम शुरू करना। 34, लेट और बिहाइंड शेड्यूल। चलिए, अब लोग कमेंट नहीं करिएगा तो हम ही ना बताएंगे फिर, है ना। चलो बिल्कुल सही आ रहा है। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, किसी के परफॉर्मेंस से आपको बहुत ही सरप्राइज फील हुआ तब। ओवरवेट तो पता ही है, ओवरबर्डन का मतलब ओवरवेट नहीं हुआ, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां, जो अक्सर 25 साल के बाद आपको लेनी पड़ जाती है ना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, साइनो बताओ। एक्सट्रैक्ट यानी कि बाहर करने का सेंस, बाहर निकालने का सेंस। लगता है कि क्वेश्चन का आंसर डी होगा जी, बिल्कुल सही जवाब। इनस्क्राइब का मतलब हो रहा है कि किसी चीज को क्या करना, अंदर ही अंदर समझना या समझाना। और प्रियस्क्राइब का मतलब होता है, यहाँ सिंगल एस होगा, प्रियस्क्राइब बाय डॉक्टर, इंस्ट्रक्शन देना। अब प्रोस्क्राइब का मतलब हो जाता है क्या, बैन। गिव एग्जाम्पल, उदाहरण देना, जल्दी से कमेंट करो, ये नहीं बताओगे तो आप लोग को तो फिर लाफा लगना चाहिए। लाफा मतलब समझते हैं, चलिए समझते ही होंगे। हम्म सही 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 सही, सभी का जवाब बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ओके, तो उदाहरण देना का मतलब साइट होता है, ये वाला साइट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन का जगह, कंस्ट्रक्शन प्लेस। चलिए चलिए, डरिएगा नहीं, थोड़ा बहुत साउंड कुछ अजीब सा होता है तो। और ये वाला साइट का मतलब लोकेशन होता है, ये स्लाइड तो आपको बढ़िया से पता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन स्लाइड बाय स्लाइड। 37 में सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। आरोप होता है हिंदी इसका। साइनो पूछा है तो लगता है कि सब सही लग रहा है, अक्यूजेज, असर्शन, चार्जेज, आंसर इज डी। चलिए अब स्लाइड ही बचा आपके पास, जल्दी से बताइए। प्रोब का मतलब जांच पड़ताल करना, साइनो में कौन सा कहोगे सर, सारा सही है सर। एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंक्वायरी का स्पेलिंग ई से भी देता है, आई से भी देता है, इसलिए परेशान मत होना। अनटीनेबल का मतलब मैंने कहा था कि इनकी बातें जो थी वो समझ में आने वाली नहीं थी। चलो, नहीं समझने वाली थी तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर दो ना, 3 वर्ड पॉजिटिव लग रहा है ना, तो आंसर डी कर दो। हो गया था तो डी का बीमारी हो गया हम लोग को, विटामिन डी आजकल ऐसे भी सूरज भगवान से ज्यादा मिलता है और आप डी आंसर करा रहे हो। ओके, तो इसका मतलब हो जाता है क्या आपके पास, जो समझ में आता है वो। ये सब आपस में क्या था, वर्ड था, तो अनएग्रीबल हो गया। 40 नंबर बता दो, अप्रोक्सीमेट। चलो, अप्रोक्सीमेट का हिंदी होता है अनुमान लगाना। साइनो पूछ रहा है तो हम सारा का सारा ही वर्ड दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सारा का सारा ही वर्ड दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आंसर आ गया सबका, देख लिए, विटामिन डी आजकल ज्यादा मिलता है नहीं। ओके, ठीक है। तो ये था आप लोगों का समर्पण, जो आप लोग आए। जुड़ने वाले की संख्या तो 40 से कम नहीं थी, लेकिन आने वाले जो होते हैं वो सारे लोग नहीं होते हैं। तो SW है जो स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं उनके लिए। क्वेश्चन आपका है, आपका ऑनलाइन शिक्षा चुनौती, जरूरत और संभावनाएं। मतलब ऑनलाइन शिक्षा को हम किस तरह से है जो कि समझा सकते हैं, ठीक है ना। लो, आपको पॉइंट भी इंडिकेट कर दिया गया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी तो PDF आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल वगैरह सब जगह। तो इस पे जिनको लिखने की क्षमता है वो लिख के भेज सकते हैं मेरे को। और जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं पढ़ने, वो अपना लिखा हुआ ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। आपको 50 में कितने नंबर मिलेंगे ये चेक करके आपको दे दिया जाएगा। तो ऑनलाइन शिक्षा चुनौती और जरूरत, संभावनाएं, सब चीज इसके ऊपर फोकस करना है। तो पहले स्टार्ट करना, तो 4 सेंटेंस लिखना, ऑनलाइन शिक्षा और कोविड 19। कि ऑनलाइन शिक्षा का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा उन कोविड 19 में,
है ना। तो यहाँ से एक कहानी बना के शुरुआत करना 4 सेंटेंस में। ये जरूरी नहीं है 4 सेंटेंस आप अपने ढंग से भी लिख सकते हो, ये पॉइंट भी पूरा जरूरी नहीं है, आप अपने ढंग से लिख सकते हो, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह से लिखोगे तो बहुत अच्छा लिखाएगा। फिर आपको बताना सेकंड पैराग्राफ में कि अब तक शिक्षा की बुनियादी जरूरतों में बहुत ही बेसिक चीजें होती थी। जैसे शिक्षा के लिए क्या होता था, बच्चे होते थे, छात्र के अलावा शिक्षक होते थे, क्लासरूम होता था, अभिभावक होते थे। लेकिन अब इसमें चौथा कड़ी जुड़ गया है, वो क्या जुड़ गया है, ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। तो इस तरह से समझा करके लिखना। फिर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज ऑनलाइन शिक्षा देने में चुनौतियां जो आ रही है वो बताना, सही इंटरनेट व्यवस्था का नहीं होना, सभी लोगों के पास मोबाइल फोन की सुविधा आज भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ रिपोर्ट और डाटा है तो वो ले लेना, है ना। तब ना पता चलेगा कि इतने प्रतिशत लोग ही कंप्यूटर चलाने में सक्षम है, इतने परसेंट ही लोग एंड्रॉयड मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर आप इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी डाटा अपना यहाँ पे मेंशन करके एक पैराग्राफ ग्रामीण क्षेत्र की चुनौती वगैरह सब मिला लेना। फिर आपको बताना कि इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी जो समस्याएं हैं, सभी के पास सेलफोन नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया था, टीवी पर चैनल चला दिया गया था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और आज भी चैनल चल रहा है, अब सालों भर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश था जिसमें उन्होंने लगभग इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का अनुमति दिया था। फिर आपकी निर्मला सीतारमन जो थी, उन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये सब बातों को यहाँ पे लिख सकते हो। लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताना है निष्कर्ष के तौर पे कि कितना ऑनलाइन एजुकेशन जरूरी है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है या क्या ऐसा होना चाहिए, और आने वाले समय में देश का जो भविष्य है वो ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे बढ़िया होने वाला है। तो जिनको लिखने की क्षमता है वो लिख के भेज सकते हैं। चलिए, अब कुछ कमेंट आ रहा था। हाँ नेहा, क्या बोल रहे थे, बोलिए। लीजिए, अब कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, ये सब कमेंट आ रहा था। चलिए, अगर कोई कमेंट या कोई इशू नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेशन समाप्त करिए, और फिर आप अगले संडे के लिए इसी चैनल पे आकर के देख सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाइएगा तो फिर आपको ये वीडियो 1 डेढ़ घंटे के बाद 9 बजे के आसपास हो सकता है यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल नेम आपको पता है, सबको याद होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, आपका ये था यूट्यूब चैनल, यूट्यूब PS अकेडमी ए जॉब फैक्ट्री, है ना। वहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो अभी हम लोगों ने क्लास किया, जो कमेंट्स आपने किए हैं, वो कमेंट्स विजिबल नहीं होते हैं, है ना। वो वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन के लिए और अगले एडिटोरियल वीक में नेक्स्ट संडे को। जिनसे ऑफलाइन मुलाकात होनी है उनसे होगा। बस लास्ट में जाते जाते आप लोग ये कमेंट कर दीजिए कि सेशन कैसा रहा, क्योंकि जाने दो। और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स वगैरह होंगे ये नहीं पूछूंगा आपसे, मैंने अपनी ओर से अभी इतना कलेक्शन दिया है, और इसमें क्या होगा मैं खुद से एनालिसिस करूंगा, है ना। बस सेशन कैसा रहा ये बता दो। हाउ वाज द सेशन या हाउ इज द सेशन। हाँ चलो, बहुत अच्छा। आप दो लोग भी कमेंट करिएगा तो अच्छा ही लगेगा, सब लोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद, है ना। जो भी हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा ये जो अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, उसको आप शेयर कर लीजिएगा, बेनिफिट उनका भी होना चाहिए ना, है ना। चलिए फिर मिलते हैं।